हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 13 की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं, अभी तक आपने जो 5 एक्सरसाइज करी हैं, कई सारे टॉपिक जो पढ़े हैं आपने अलग अलग चैप्टर 13 के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स होकर आएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख के आपको समझना होगा खुद से कि यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ होगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है अगर वीडियो पसंद आता है तो। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इफ फर्स्ट है अपना ये। तो देखिए, हमको मेन फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो सीधी सी बात है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए जब ए की गिवन हो, ठीक है। अब इसके लिए पहली कंडीशन अपने को दी है ए के बारे में। ए गिवन है और ए ऐसा है कि ए जो है ये बी का सबसेट है। तो देखिए, अपने को सबसे पहले ये देखना है फाइंड क्या करना है, उसके लिए जरूरत किस चीज की लगेगी। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो अपने को दिया ही हुआ है। अब अगर इसकी बात करें तो इसके लिए जरूरत किस चीज की है, ए की प्रोबेबिलिटी की और बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी की। इन दोनों चीजों की जरूरत यहां पर है। तो सबसे पहली चीज हमको फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन ए। अगर बी और ए का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते तो प्रोबेबिलिटी तो उसकी फाइंड ही कर लेंगे। अब ये तो अपने को चाहिए, लेकिन दिया क्या है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन हमको ए और बी का सबसेट के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन पूछा गया है। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं। तो हमको ये चीज पता है कि अगर इन दोनों की बात करें इसके हिसाब से, तो भाई अपना अगर वेन डायग्राम से अपन इसको समझते हैं तो ये अपना समझ लीजिए कि बी है, बी के अंदर आ रहा है आपका ए, क्योंकि ए जो है ये बी का सबसेट है, ठीक है। हमको चाहिए इनका इंटरसेक्शन। तो अगर आप देखें ए और बी का अगर इंटरसेक्शन आप फाइंड करते हैं या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होती है। तो ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा। तो ऑब्वियस बात है, सीधी सी बात है कि भाई दोनों में कॉमन तो आएगा आपका ए ही, राइट। और भाई अगर प्रोबेबिलिटी लगा दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस तरीके से हमको देखना है कि हमको चाहिए क्या है और हमको दिया क्या है। जो दिया है उसी से जो हमको चाहिए उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो, सिंपल। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन भी अपन ने एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। तो अब आप देखें, यहां पर ये चीज आप लिख दीजिएगा कि सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी, सो ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए जो है, सॉरी, बी इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो है ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यही वैल्यू आपको यहां रख देनी है, चाहो तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये अपना पूरा रफ वर्क है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में अपन वैल्यू रख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी अपन ने फाइंड कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। तो लीजिए, ये जो फर्स्ट पार्ट था बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। बस ये जो कॉन्सेप्ट है इससे इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया और अपना काम बन गया, ठीक है। चलिए इसका करेंगे अब हम सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो यहां पर भी हमको वही सेम चीज फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका वही रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमको यहाँ पर बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई है। इसका क्या मतलब हुआ, हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है, फाई मतलब ये जो भी सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड करते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी अपने को फाई दिया हुआ है इसलिए बी इंटरसेक्शन ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 0। तो बस अब आपको ये पता है कि ये हो जाएगा 0, दैट्स इट।
ठीक है, तो लीजिए ये सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर भाई हमको ये कोई भी आइडिया नहीं है कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसमें क्या पूछा है, क्या दिया है, उसी से हमको क्लियर होगा कि भाई यहाँ पर हमको करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बस ध्यान से आपको पढ़ना है। और सीधी सी बात है कि देखिए जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाएगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक, क्लियर। अब आगे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसकी, दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल, दोनों जो बच्चे हैं वो मेल हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। मतलब यहां पर ये एक इवेंट ए हो गया। ठीक है, कि क्या, थोड़ा सा रफली समझा रही हूँ अभी, इसलिए टाइम हो सकता है लगे, क्योंकि पहले हम रफली समझेंगे फिर सिस्टमैटिक करेंगे तो टाइम तो लगेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन को देख के हम कैसे समझेंगे ये भी समझना अपने को जरूरी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक चीज बोल दी गई कि बोथ चिल्ड्रन आर मेल, दोनों बच्चे मेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इफ इट इज नोन दैट, मतलब हमको यहाँ पर कुछ पता भी है, कुछ पता है मतलब ये अपने को दिया हुआ है, मतलब गिवन है अपने को, क्या गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, मतलब ये एक कोई इवेंट भी है जो अपने को दिया हुआ है कि ऐसा चीज तो है, ये चीज एग्जिस्ट करती है कि वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, यानी दो बच्चे हैं, दोनों में से एक तो मेल है ही। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जब बी गिवन है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर, ठीक है, चलिए तो अब इसको सिस्टमैटिक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि दो चिल्ड्रन है, मेल फीमेल की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो अपन ने इसका सैंपल स्पेस बनाया कि अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं। कहने का मतलब ये है कि पहला बच्चा मेल दूसरा फीमेल हो सकता है। ठीक है, पहला फीमेल दूसरा मेल हो सकता है। ठीक है, दोनों आपके फीमेल हो सकते हैं और ये हो सकता है कि दोनों आपके मेल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहला मैंने लिखा हुआ है ये एम, ये कैपिटल है हर जगह, देखिए यहाँ पर कैपिटल पहला लिखा हुआ है, स्मॉल और दूसरा स्मॉल, इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्वियसली जो पहला बच्चा है वो बड़ा रहेगा, है ना, तो ये इस चीज को शो कर रहा है। चलिए अब अपन आते हैं, ये तो हो गया कंडीशन कि या तो एक पहला लड़का दूसरा लड़की, और पहली लड़की दूसरा लड़का, दोनों लड़कियां और दोनों लड़के, मेल फीमेल। ओके चलो अब आते हैं अपन कि अपने को बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन मेल। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने सपोज किया कि लेट कोई इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है, बोथ चिल्ड्रन आर मेल। ठीक है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, यहाँ पर दोनों बच्चे मेल हैं, तो भाई यही वाला एक आउटकम है, यही आएगा, मेल मेल, राइट। तो अब हमको यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ए इवेंट, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1। ओके चलो अब बात करते हैं कि जो अपने को दिया है, इफ इट इज नोन दैट, नोन दैट मतलब हमको पता है, तो यहां पर हमने लिखा कि गिवन, क्या गिवन है, कोई दूसरा इवेंट बी है, क्या, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं अपने सैंपल स्पेस से, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन, कम से कम एक तो मेल रहेगा ही, ज्यादा से ज्यादा दोनों भी मेल हो सकते हैं, तो एटलीस्ट वन। तो यहां पर देखें कम से कम एक, यहां पर भी कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा 2, तो यहां पर ये आ जाएगा मेल मेल। ठीक, इसके बाद फीमेल मेल, और इसके बाद मेल और ये अपना फीमेल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 3। भाई हमारा ये जो इवेंट बी है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3, कम से कम एक बच्चा मेल होना चाहिए, दोनों भी मेल रहेंगे तब भी चलेगा, यानी कम से कम एक तो चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जितना यहाँ पर है तो 2 ही है। ठीक, ये हो गया। अब अपने को ये चीज पता है, अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, ए की, कब, जब बी गिवन हो, उसके लिए दोनों का इंटरसेक्शन भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ए इंटरसेक्शन बी भी पहले ही फाइंड कर लेना है, तो दोनों में कॉमन देख लीजिए आप क्या है, दोनों में कॉमन है मेल मेल।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी एक एलिमेंट है। अब यहां पर सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ए की, बी की और ए इंटरसेक्शन बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1। ठीक, क्लियर भाई। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल विस्तार से अपन समझ चुके हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहां पर ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, टोटल पॉसिबल आउटकम 4। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, सॉरी, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी एक एलिमेंट है, टोटल पॉसिबल आउटकम 4। ठीक है ना, सैंपल स्पेस से टोटल पॉसिबल आउटकम, ये सभी चीजें फाइंड कर ली। अब हम वो फाइंड करेंगे जो हमको बोला गया है। हमको बोला गया है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हमको क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ए की। ए क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, जब एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन मेल बी। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपना फॉर्मूला है, वैल्यू रख दो, काम खत्म। ठीक, तो चलिए रख देते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी 3/4, 4 से 4 गया, लीजिए ये आ गई प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है ना अपना, ये हो गया कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट और करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, वही है कि अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो उसके लिए अपन सैंपल स्पेस अपना वही का वही है। पहला यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको मैंने कैपिटल लिखा है सभी जगह। कैपिटल का मतलब ऑब्वियसली जो पहला बच्चा रहेगा वो बड़ा रहेगा दूसरे बच्चे से, है ना। तो यहाँ पर उसी बारे में बात हो रही है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स। मतलब एक इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और इसको अपन लेट कर रहा है, सपोज कर रहे हैं कि बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स, राइट। ठीक है, कि हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स, दोनों बच्चे जो है वो फीमेल है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मतलब इसको हमने ले लिया इवेंट ए जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। इट इज नोन दैट, ऑब्वियसली नोन दैट यानी हमको पता है, मतलब ये अपने को गिवन है कि एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। मतलब एल्डर मतलब जो बड़ा बच्चा है वो फीमेल है, ये हमको पता है। तो भाई अब इनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे अपने, वो देखते हैं। तो बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स यानी दोनों बच्चे फीमेल है, उसके लिए तो भाई एक ही आउटकम है, ये वाला। ठीक है, तो पहला बच्चा ऑब्वियसली बड़ा है तो हमने कैपिटल लेटर से लिखा है, दूसरे को स्मॉल से लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल, जो बड़ा बच्चा रहेगा वो फीमेल रहेगा, उसके लिए ये दो ही कंडीशन बन रही हैं, फीमेल मेल, फीमेल फीमेल। और इन दोनों कंडीशन में आप देखें कि जो एल्डर चाइल्ड है वो फीमेल है, राइट। तो फीमेल स्मॉल लेटर से, यानी पहला बच्चा भी फीमेल है, बड़ा है, दूसरा भी फीमेल है उस कंडीशन में भी, या फिर फीमेल और ये मेल। बात समझ में आ गई। तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ऑब्वियसली 4 दिख ही रहे हैं आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी 2, राइट। अब सीधी सी बात है कि हमको इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना होगा, तो हमने फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन फीमेल फीमेल, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये वो चीजें हम फाइंड कर रहे हैं कि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे उसमें इन सभी चीजों की जरूरत लगेगी, उसके पहले अपन सारी चीजें यहाँ पर फाइंड कर लो। तो यही तरीका है, अपन ने देखा ही है। तो अब फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1, टोटल पॉसिबल आउटकम 4। बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, तो बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2, टोटल पॉसिबल आउटकम 4। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लीजिए, तो इसके अंदर भी 1 एलिमेंट ओवर 4। तो ये तीनों चीजें अपन ने सबसे पहले फाइंड करके रख ली। अब अपने को मेन चीज क्या फाइंड करना है, क्या बोला गया है अपने को कि बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल को हमने लिया है इवेंट ए। ठीक है, इट इज नोन दैट मतलब हमको गिवन है, पता है क्या कि एल्डर चाइल्ड इज द फीमेल, तो ये बी की प्रोबेबिलिटी मतलब बी अपने को दिया हुआ। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला अपना पता ही है अपने को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। ठीक है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू रख दो, काम खत्म।
तो ये कितना आया इंटरसेक्शन बी 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी है 2/4, ठीक है ना, क्लियर। 4 से 4 गया, ये आ गई 1/2। लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। तो अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। देखिए, हमको यहाँ पर बोला गया है सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल, तो मेल में कितने परसेंट हैं जिनके ग्रे हेयर हैं, फीमेल में कितने परसेंट हैं जिनके ग्रे हेयर है, ये हमको गिवन है, ठीक। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब रैंडमली मैन वुमेन दोनों में से रैंडमली हमने एक पर्सन को सिलेक्ट किया। अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हमने जो रैंडमली सिलेक्ट किया है वो ग्रे हेयर्ड है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। तो आई होप आप थोड़ी बहुत बात समझ पाए होंगे, हमने इतने सारे क्वेश्चन किए तो थोड़ा बहुत हिंट आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए तो करें, चलो देखो, सीधी सी बात है कि यहां पर बात हो रही है मैन वुमेन की, और ग्रे हेयर की बात हो रही है कि ग्रे हेयर्ड हैं, मैन में कुछ परसेंटेज है और वुमेन में कुछ परसेंटेज है। अब हमको बोला गया है कि ये जो ग्रे हेयर्ड मैन वुमेन दोनों हैं, इनमें से रेंडमली हमने एक पर्सन को सिलेक्ट किया, लेकिन वो पर्सन जो है वो ग्रे हेयर्ड है, जो भी पर्सन है वो ग्रे हेयर्ड है। अब हमको ये बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन बीइंग मेल। तो बात समझ में आई, हम यहां तक आए और यहां से वापस से हमको किसके बारे में फाइंड करना है, मेल के बारे में, कि भाई जो भी आपने रैंडमली पर्सन पिक किया है, सिलेक्ट किया है, वो ग्रे हेयर्ड तो है, मतलब जो पर्सन सिलेक्ट हुआ है वो ग्रे हेयर्ड है, ये अपने को गिवन है। अपने से पूछा है कि वो भाई मेल ही होगा, ये बताइए, मतलब ये अपना किसका क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का, उल्टा जा रहे हैं, ठीक, क्लियर। चलिए तो अब करते हैं अपन इसको। तो देखिए ऑब्वियसली ट्री डायग्राम जो होता है वो बहुत ही बढ़िया चीज होती है, उससे आपको सीधी सीधी चीजें दिख जाती हैं, यानी अगर आप सॉल्व भी कर रहे होते हैं तो अगर ट्री डायग्राम होता है तो उससे आप यहाँ पर आसानी से चीजें कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्री डायग्राम भी बनाऊंगी। तो मेल फीमेल की बात हो रही है तो अपन मेल की बात करते हैं यहाँ पर और फीमेल की बात करते हैं, ठीक। हमको आखिर में क्या बोला जा रहा है, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो सीधी सी बात है 50-50% मेल है, 50-50% मतलब आई मीन सॉरी 50-50% है कि 50% मेल 50% फीमेल है। तो अगर सिलेक्टिंग ऑफ फीमेल की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो सीधी सी बात है कि 50% है, यानी 50% मेल 50% फीमेल, तो 50/100 कितना हो जाएगा, 5 2 10, यानी 1/2, ठीक। हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी रहेगी दोनों की, तो हाफ हो गई मेल की सिलेक्ट करने की और हाफ हो गई फीमेल को सिलेक्ट करने की। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है ग्रे हेयर्ड की, कि प्रोबेबिलिटी, ठीक, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी कि उसके ग्रे हेयर होंगे। अब ऑब्वियसली अपन ये जो ब्रांच अपनी है ये मेल के लिए है, मतलब ये अपने को गिवन है कि ये मेल ही है, ठीक है, कि मेल है और उसके ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी अपने को दी हुई है कि 5% ऑफ मेन और 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। मतलब मेन के ग्रे हेयर कितने परसेंटेज हैं, 5%, यानी 5/100, ठीक। तो वर्ड को समझना है, मेन और ग्रे हेयर, तो मेन तो है लेकिन उसके ग्रे हेयर है, इसका परसेंटेज अपने को दिया 5% और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/100, राइट। अब बात करते हैं, यहां पर अपन बीच में लाइन खींच देते हैं, दिस और दिस रहेगा, है ना। अब बात करते हैं यहां पर 0.25% विमेन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन है अपनी, या फीमेल लिखिए यहां पर, ठीक है ना, कि उनके ग्रे हेयर हैं, तो ये अपने को दिया है 0.25%। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी करना है तो रहने दीजिए, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब देखो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो तो काम में आएगी ही आएगी आपके बेस थ्योरम में।
तो यहाँ पर अपन ने देख लिया। अब ऑब्वियसली इसको अलग कर देते हैं अपन, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ से ग्रे हेयर्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो यहाँ से अपन फाइंड कर ही लेंगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं अपन जो अपना मेन काम है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि अपन M से मेल को और F से फीमेल को शो करेंगे, तो ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अपन ने ले लिया लेट M ले लिया, ठीक है। ये किसको शो करेगा? सिलेक्टिंग मेल, ठीक। और इसको अलग अलग करते हैं, और यहां पर अपन ले लेते हैं F, ये हो जाएगा सिलेक्टिंग फीमेल, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं अगर अपन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी हाफ आ जाएगी और इसकी भी हाफ आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फीमेल ये हाफ आ जाएगी, ठीक है। ये अपन ने करी है यहाँ पर। अब अपने को गिवन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर मेल की ये दी है अपने को 5%, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर फीमेल की 0.25/100। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि हम रेंडमली एक पर्सन सेलेक्ट करते हैं, वो ग्रे हेयर्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये दो ब्रांच अलग अलग हैं। मैं यहाँ पर आपको लाइन नहीं खींचनी है, मैं इसलिए खींच रही हूँ ताकि आप दोनों चीज़ों को अलग अलग समझ सकें। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर्ड मेल प्लस दिस और दिस, ठीक है। अब भाई जो ग्रे हेयर्ड पर्सन सेलेक्ट हुआ है वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल, तो या तो मेल या मतलब और तो प्लस लगेगा और फीमेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर्ड फीमेल, ठीक। इसकी जरूरत लगेगी इसलिए मैं पहले ही यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा अपना 1/2 इंटू 5/100 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 0.25/100, ठीक है। चाहो तो ये डेसिमल हटा के यहाँ आ जाएगा 2 0 4 टाइम में, तो ये हो जाएगा 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1/40 प्लस 1/, या फिर इसको कैंसिल मत करो, 5/100 ही रहने दो, तो ये हो जाएगा अपना 5/200, ठीक। और ये हो जाएगा 2 4 800, ठीक। तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 800, ये हो जाएगा 220 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21/800, ठीक है। 21/800 आ गया, क्योंकि इसकी जरूरत अपने को लगेगी। अब हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ये जो ट्री डायग्राम है हमने बनाया था, मैं इसको हटा रही हूँ। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। ये मेल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी प्रोबेबिलिटी हमको बताना है मेल होने की, लेकिन ये ग्रे हेयर्ड है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ग्रे हेयर्ड पर्सन है जो भी सिलेक्ट हुआ है रेंडमली, तो ग्रे हेयर्ड है ये तो हमको गिवन है, लेकिन ये मेल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये अपना बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये अपन स्टार्टिंग में समझ लिया। तो यहाँ पर चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भाई आपको खुद दिख रहा है कि ये आपकी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका काम बन जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपन इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में पूछा है, मेल के बारे में पूछा है, तो मेल वाली जो ब्रांच है ये आ जाएगी न्यूमरेटर में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ अपना ग्रे हेयर्ड मेल, और डिनोमिनेटर में क्या आना है जो गिवन होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। और ये अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू रख देना, काम खत्म, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको। तो ये अपना है 1/2 इंटू 5/100 अपॉन ये कितना आया अपना 21/800। इसको सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट। तो देखें ये 2 0 से इसके 2 0 का डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, और ये हो जाएगा 2 4 8, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 5 इंटू 4 अपॉन में 21 एज इट इज है अपना, तो ये हो जाएगा 5 4 20 अपॉन 21। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेल ग्रे हेयर्ड,
ठीक है, कि जो भी हमने रैंडमली पर्सन को सिलेक्ट किया है उसके ग्रे हेयर हैं लेकिन वो मेल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी ये। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। बेस थ्योरम का क्वेश्चन था ये। ठीक, चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ आप कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 3, 4, 5 तक जो हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर मिक्स होकर आ रही हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से अपने को पढ़ना है और देखना है, क्योंकि एग्जाम में आप करेंगे तो एग्जाम में आपको पता नहीं रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको आपको खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बनती है तो खैर यहाँ पर मैं सॉल्यूशन इसीलिए करा रही हूँ ताकि अगर आप कहीं अटकते हैं तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल सके। लेकिन बात वही है कि सबसे पहले अपने को खुद से ट्राई करना है, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला जा रहा है सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड। ऑब्वियसली टोटल जो नंबर ऑफ पीपल रहेंगे वो अपने टोटल रहेंगे 100%। अब 100% में से 90% अगर राइट हैंडेड है तो बचे हुए 10% हो जाएंगे लेफ्ट हैंडेड। हालांकि यहाँ पर अभी राइट हैंडेड की बात हो रही है तो राइट हैंडेड के ही बारे में हम बात करेंगे। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। प्रोबेबिलिटी पूछिए किसकी? एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। तो यही जो लाइन है यही डिसाइड करेगी कि ये भाई कहां से क्वेश्चन आया है। यहां पर 10 लोग हैं, 10 पीपल, ठीक है, इनमें से अपन एटमोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल, यानी कि देखिए टोटल 10 है, 10 में से 10 में से मतलब अपना n कितना हो गया यहां पर 10। ठीक है, क्लियर, यानी 10 में से अब जो भी नंबर अपने से पूछा जाएगा वो अपनी x की वैल्यू रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब यहां पर सक्सेस क्या रहेगी? गेटिंग राइट हैंडेड पर्सन। यानी कि अगर 10 में से हम किसी भी को भी सिलेक्ट करते हैं एक पर्सन को, तो अगर वो राइट हैंडेड होता है वही अपनी हो जाएगी सक्सेस। तो यहां पर ये क्वेश्चन किसका हो गया? अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। देखिए तो इस तरीके से देखना है कि अपन सैंपल ले रहे हैं कितने लोगों का? 10 लोगों का। अब इसमें से कितने राइट हैंडेड रहेंगे, और राइट हैंडेड की बात हो रही है तो ये अपनी हो गई सक्सेस। तो यहाँ पर राइट हैंडेड के बारे में बात हो रही है तो यही अपनी सक्सेस है। यानी क्वेश्चन में जो चीज पूछी जा रही है ना वही आपकी सक्सेस आपको लेकर चलना है। तो ये तो हो गई आपकी सक्सेस, ये हो गया 10। अब नंबर ऑफ सक्सेस जो पूछा है एटमोस्ट 6, ये हो गई आपका नंबर ऑफ सक्सेस। ओके, क्लियर। चलिए तो लिखते हैं इसको। टर्म्स कितने हो गए? 10। 10 टर्म्स में से अपन जो सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने राइट हैंडेड हैं, तो अगर राइट हैंडेड मिलता है मतलब ये सक्सेस है। तो सक्सेस क्या हो जाएगी अपनी? ठीक, सक्सेस हो गई ये। और एक्स अपना क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर सबसे पहली चीज तो अपने को क्या फाइंड करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो यहां पर अपने को दिया है कि 100% में से 90% जो है वो राइट हैंडेड है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 90/100 मतलब 0.9। और ऑब्वियसली कि 90% अगर राइट हैंडेड है तो बचे हुए जो रहेंगे वो रहेंगे लेफ्ट हैंडेड, जिसको हम फेलियर की तरह लेकर चलेंगे। तो 10% जो रहेंगे ये रहेंगे यानी 0.1। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहली चीज अपने को फाइंड करनी होती है NPQ। अब पूछा किसके बारे में? एटमोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड, मतलब कि 10 में से एटमोस्ट ही है ना, एटमोस्ट 6, तो ये जो है ये अपनी x की वैल्यू है। ठीक, तो x एटमोस्ट 6, सबसे ज्यादा 6, तो इसके इक्वल भी रहेगा और एटमोस्ट 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। ओके, ठीक। तो अपने पास फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x के लिए क्या होता है अपना? N
सी एक्स, स्मॉल p की डिग्री x, स्मॉल q की डिग्री n माइनस एक्स। इसको हटा देते हैं, ये तो अपन ने सिर्फ ऐसे ही लिखा था। ओके, बात क्लियर हो गई। अब इसमें अपन ये जो वैल्यूज हैं अपन ये रख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स के लिए n कितना है 10 सी एक्स, स्मॉल p की वैल्यू कितनी है 0.9 की डिग्री x और 0.1 की डिग्री 10 माइनस एक्स। ठीक, तो ये अपन ने वो सारी चीजें फाइंड तो ये अपन ने वो सारी चीजें फाइंड कर ली जिनकी जरूरत अपने को लगनी है। अब अपन चलते हैं मेन चीज जो अपने को फाइंड करनी है। अपने को बोला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6, सबसे ज्यादा 6 और उससे कम हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। तो बस इसके बाद आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर 6 भी इंक्लूड है और 6 से छोटी वैल्यू इंक्लूड है, 6 से बड़ी नहीं। तो भाई सीधी सी बात है कि 10 में से अगर हम किसी को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि एक भी ऐसा कोई ना हो कि जो राइट हैंडेड हो, क्योंकि 10% यहाँ पर ऐसे हैं जो राइट हैंडेड नहीं है, लेफ्ट हैंडेड है। तो क्या हुआ, क्या इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है, या फिर या मीन्स और मीन्स प्लस, कि भाई हमने सेलेक्ट किया, रैंडमली सेलेक्ट किया, तो हो सकता है कि एक कोई ऐसा रहे जो राइट हैंडेड रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि 2 ऐसे रहें जो राइट हैंडेड रहें, ये भी हो सकता है कि 3 रहें, 4 रहें, ठीक है, और 5 रहें, या फिर 6 रहें, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 6। अब इतनी सारी जगह में अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो दिक्कत वाली बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अपने को ये चीज पता है कि पूरा ये जो अपना इवेंट हो रहा है, अलग अलग इवेंट है इनके अंदर, लेकिन ये पूरा जो इवेंट है इसकी पूरे की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी ये रहेगी अपनी 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो 1 में से अपन जो बचे हुए टर्म्स है उनको माइनस कर दो। 6 के बाद 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। 10 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 10 पीपल ही हम 10 सैंपल में से ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7, 8, 9, 10। ओके, ठीक। और चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग फॉर्मूला लगा दो, लेकिन बहुत लेंदी पड़ेगा। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस। अब देखिए सभी जगह आप देखें, यहां से लेके यहां तक सारे टर्म्स जो हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इसके लिए अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, समीशन लगा दो, ठीक, क्लियर। समीशन लगा दिया। अब कहां से कहां तक, 7 से लेके 10 तक, ठीक। तो x की जो वैल्यू है ये कहां से, x की वैल्यू कितनी है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो x इक्वल टू 7 to 10, राइट। और ये 10cx 0.9 की डिग्री x और 0.1 की डिग्री 10 माइनस एक्स। इसको थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ मैं। 1 में से हम माइनस कर रहे हैं समेशन, कहाँ से कहाँ तक। अब ये लिख कैसे रहे हैं, पहली बात तो सबका सम कर रहे हैं हम, समेशन कहाँ से कहाँ तक, 7 से लेके 10 तक। तो x की वैल्यू कहाँ से, 7 से लेके 10 तक है, और बाकी ये अपन लिख देते हैं। तो 10cx 0.9 की डिग्री x और 0.1 की डिग्री 10 माइनस एक्स। लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक, क्लियर। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है एन अर्न कंटेन्स 25 बॉल्स ऑफ विच 10 बॉल्स वेयर अ मार्क x। भाई अर्न के अंदर 25 बॉल हैं जिसमें से 10 बॉल हैं जिन पे x का मार्क लगा हुआ है, ठीक। रिमेनिंग 15 वेयर अ मार्क y। अब यहाँ पर जो बची हुई 15 बॉल है उन पे y का मार्क बना हुआ है, यानी इस तरीके से 10 बॉल्स हैं जिन पे x मार्क बना हुआ है और 15 है जिन पे अपना y मार्क बना हुआ है।
ठीक है। अब बोला जा रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। अब ये 25 बॉल में से हम रैंडमली एक बॉल पिक करते हैं, इट्स मार्क इज नोटेड डाउन एंड इट इज रिप्लेस्ड। भाई ये टोटल कितनी बॉल है? 25। टोटल 25 में जिसमें से 10 पे एक्स बना हुआ है, 15 पे वाई बना हुआ है। इन बॉल में से अपन ने रैंडमली एक बॉल निकाली, ठीक है, रैंडमली एक बॉल निकाली, उसका मार्क देखा कि एक्स मार्क है या वाई मार्क है और वापस रख दी, रिप्लेस्ड। अब अगर रिप्लेस कर दी मतलब पहली बार अपन यहाँ पर जो भी बॉल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली अगर अपन ने, तो दूसरी बार जब अपन बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली बोला गया है रिप्लेस्ड। बॉल निकाली, देखी, वापस रख दी, राइट। आगे बोला जा रहा है इफ 6 बॉल्स आर ड्रॉन इन दिस वे। अगर ये जो बॉल्स है इनमें से अगर अपन 6 बॉल निकाल रहे हैं, कितनी बॉल निकाल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉल निकाल रहे हैं। इसी तरीके से निकाला, देखा, रख दिया, निकाला, देखा, रख दिया, तो सीधी सी बात है कि वो एक्स मार्क भी हो सकता है, वाई भी हो सकती है। यहाँ पर दूसरी बॉल भी एक्स या वाई कोई भी मार्क हो सकता है। मतलब तो ये क्वेश्चन भी अपना बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ट्रायल हो रहे हैं, 6 बार हम बॉल निकाल रहे हैं। एक निकाली रख दी, दूसरी निकाली रख दी, तीसरी निकाली रख दी, चौथी निकाली रख दी, पांचवी निकाली रख दी, छठवीं निकाली रख दी। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? इसको तो सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को, लेकिन सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 ट्रायल है अपने, है ना, ये n। अब इसके बाद बात आती है कि ऑब्वियसली यहाँ पर x या y में से किसी एक को आपको सक्सेस लेना होगा और आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसी के हिसाब से करना होगा। आप सक्सेस x को भी ले सकते हो, y को भी ले सकते हो, और जिसको आप सक्सेस लोगे उसी के टर्म्स में आपको सारे जो इसके पार्ट है उनको सॉल्व करना होगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो अगर हम इनमें से एक बॉल निकालते हैं और वापस रख देते हैं, तो निकालने पर वो बॉल पे एक्स मार्क है या वाई मार्क है, इन दोनों में से किसी एक को हमको सक्सेस लेना होगा। तो हम एक्स को सक्सेस ले लेते हैं कि अगर हम इनमें से एक बॉल निकालते हैं तो उस पे एक्स मार्क रहेगा, उसको हम सक्सेस ले लेते हैं और सक्सेस के हिसाब से सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। अब अपन सक्सेस किसको ले लेते हैं? गेटिंग एक्स मार्क्ड बॉल, ठीक है। और फेलियर हो जाएगा अगर y आता है तो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक को सक्सेस, एक को फेलियर लेना है। और इसके बाद एक चीज और कि यहाँ पर ऑलरेडी अपना x का और y का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो है अपना उसको अपन z ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि रैंडम वेरिएबल को जनरली हम कैपिटल X से ही शो करते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी कैपिटल X कैपिटल Y का यहाँ पर यूज हो रहा है तो हमको रैंडम वेरिएबल कुछ और लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं अपना Z, चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये अपन ने क्या ले लिया? Z। ये क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। क्लियर? अब बात आती है इसके बाद अपन सबसे पहली चीज क्या फाइंड करते हैं? देखो जो अपन से पूछा है वो तो सबसे लास्ट में आता है इन क्वेश्चंस में। आपको ये चीज पता है कि बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है उनमें जो पूछा है ना वो तो अपना सबसे पहले आता है, लेकिन उसके लिए जो चीजें अपने को यहाँ पर फाइंड करनी है हमेशा कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ ट्रायल्स पता करो। तो कितनी बॉल निकाल रहे हैं हम? 6 ट्रायल कर रहे हैं तो 6 हो गया। सक्सेस अपन ने किसको ले लिया? गेटिंग एक्स मार्क्ड बॉल, ठीक है। और इसके बाद ऑब्वियसली एक्स और वाई यहाँ पर यूज हुआ है तो अपन ने जेड ले लिया अपना रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ सक्सेस को। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की। तो भाई अगर एक्स मार्क्ड बॉल निकलती है तो वो सक्सेस के टर्म्स में बात हो रही है। तो यहाँ पर 10 बॉल हैं जिन पे एक्स मार्क है, तो फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 25, ठीक। तो इसको 5 2 10, 5 5 25। और फेलियर की बात करें तो चाहो तो 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तब भी आपको वही मिलेगा, और चाहो तो डायरेक्ट देखो क्लियरली दिया है कि वाई मार्क्ड बॉल जो 15 है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 5 3 15, 5 5 25। तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चीज अपन ने फाइंड कर ली। इसके बाद अपन से जितने चाहे क्वेश्चन ये पूछने अपन सबके आंसर कर देंगे। तो अब अपन करते हैं इसका
एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अपन को बोला है ऑल विल बेयर एक्स मार्क, यानी कि यहाँ पर हम 6 ट्रायल कर रहे हैं, 6 बार बॉल निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हमको बोला है कि सारी की सारे ट्रायल्स में अपने को एक्स मार्क्ड बॉल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ जेड यूज करेंगे, जेड इक्वल टू 6। 6 की 6 बॉल अपनी किसकी मार्क रहे, एक्स मार्क रहे हैं, और एक्स मार्क मतलब सक्सेस। तो अपन ने यहाँ पर अभी जनरली अपन एक्स लेते थे, बट यहाँ जेड लिया है क्योंकि एक्स और वाई ऑलरेडी यूज हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपन नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्या फॉर्मूला अपना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स, पी की डिग्री एक्स, क्यू की डिग्री एक्स। तो यहाँ पर ये जो एक्स है इसको अपन ने जेड लेकर चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स वाई यूज हुआ है। तो ये फॉर्मूला लगा दो, एन कितना है 6 है, 6 सी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर चेंज कर लो इसको, फॉर्मूले को भी अपने हिसाब से। तो z इक्वल टू ये x, ठीक ठीक। तो 10c6 p कितना है 2/5 की डिग्री x कितना है 6, और 3/5 की डिग्री 6 - 6। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, अपने को ये चीज पता है, NCN होता है 1, 2/5 रहने दीजिए अभी, और 6 - 6 0, ये भी 1, ये भी 1, बचा ये। हो गया खत्म, आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, अब अपन करेंगे सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अब अपन कर रहे हैं सेकंड पार्ट। ये वही चीजें जो अपन ने अभी फाइंड करके रखी थी, क्योंकि इनकी जरूरत तो हर जगह लगनी है, क्योंकि सक्सेस अपन ने किसको लिया है, गेटिंग एक्स मार्क्ड बॉल। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, नॉट मोर देन 2 बेयर वाई मार्क, यानी कि 2 से ज्यादा, ठीक है, जो हम 6 बॉल निकाल रहे हैं 1 by 1, उनमें से 2 से ज्यादा बॉल जो है वो वाई मार्क्ड नहीं होनी चाहिए। अब देखो मतलब वाई की वैल्यू क्या हो रही, समझिएगा बात को, नॉट मोर देन 2 मतलब 2 तो रहेगी, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा 2। तो यहां पर y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 1 2। बात समझ में आई कुछ, यहां पर जो चीज बोली गई है सबसे पहले तो आप वो फाइंड कर लो। यहां पर बोला गया है कि हम ऑब्वियसली 6 ट्रायल कर रहे हैं, तो उनमें से 2 से ज्यादा बॉल जो है वो वाई मार्क की नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मतलब 2 होगी, 1 होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि एक भी ना हो, मतलब 0 1 2। इतनी बात क्लियर होगी। अब आप देखेंगे कि y के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जो सक्सेस है वो है x मार्क्ड बॉल। तो हम y की वैल्यू से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि इन कंडीशन में x की क्या वैल्यू रहेगी। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर आपने रेंडमली एक बॉल पिक करी, ठीक, अगर एक भी बॉल वाई मार्क की नहीं है, मतलब बाकी की जो मतलब पूरी की पूरी जो 6 बॉल हैं ऑब्वियसली उन पे एक्स मार्क रहेगा। भाई 6 ट्रायल कर रहे हैं, देखो दिस और दिस और दिस, या तो 0 या तो 1 या तो 2, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है वाई की, ये बोला गया है, मतलब बीच में प्लस तभी तो लगाते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई हमने रेंडमली एक बॉल पिक करी, और अगर मान लो उस पर वाई नहीं निकला एक भी बॉल पे, यानी 0 वाई बॉल है, तो पूरी की पूरी जो 6 बॉल रहेंगी वो एक्स मार्क रहेंगी। अब इसके अलावा या फिर क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि मान लो उन 6 बॉल में से अगर एक बॉल वाई मार्क की है तो 5 बॉल एक्स मार्क की रहेंगी, सिंपल। अब ये भी हो सकता है कि मान लो उन 6 बॉल में से अगर 2 वाई मार्क की हैं तो बची हुई 4 जो रहेंगी वो रहेंगी आपकी एक्स मार्क की। तो बात समझ में आई, यहाँ तो मार्क की बात हो रही है कि एक्स मार्क बॉल है, यानी बॉल पे या तो एक्स बना हुआ है या तो बॉल पे वाई बना हुआ है, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि भाई हम 6 बॉल निकाल रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कितनी बॉल है 1 2 3 4 5 6, तो बात समझिएगा कि अगर एक भी बॉल पे वाई मार्क नहीं है मतलब सबकी सब पे एक्स है, एक्स 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 एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 6। और इस कंडीशन में किसी भी एक बॉल पे भी वाई मार्क नहीं है, एक तो ये कंडीशन हो गई। और क्या कंडीशन हो सकती है कि भाई 6 बॉल हैं,
ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये समझ में आना चाहिए, इसलिए अपन इसमें टाइम ले रहे हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एक बॉल पे अगर y मार्क है, मतलब बची हुई जो 5 की 5 बॉल है उन पे x मार्क है, तो वही कंडीशन है दूसरी वाली। या फिर क्या हो सकता है कि भाई 6 अपन ट्रायल कर रहे हैं, उनमें से अगर 2 पे y बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा 2 पे y बना हुआ है, तो बची हुई 4 पे x मार्क होगा ना। इस तरीके से हम x की ये वैल्यू निकाल रहे हैं। बात क्लियर हो गई? चल, लग रहा है तो उसको नोट कर लो समझने के लिए। ठीक, क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ अपने को, y इक्वल टू 0 1 2। ठीक, अब इसी के उसमें अगर अपन x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएंगी अपनी 6 5 4। तो अपन सक्सेस के लिए फाइंड कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस अपन ने लिया x को, तो बस यहां से फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 या 4 से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 4 5 6। 6 ही बॉल निकल रही है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। सॉरी, मैं बार बार x लिख देती हूँ यहाँ पर, z नंबर ऑफ सक्सेस को अपन ने z लिया है ना यहाँ पर। ठीक, चलो तो बस अब रह क्या गया है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। n कितना है 6, c 4 और p यानी 2/5 की डिग्री 4 3/5 की डिग्री 6 -4 2। देखो ये फॉर्मूले आपको लगाते आ गए होंगे अब तक, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद 6c5 2/5 की डिग्री 5 3/5 की डिग्री 6 - 5 यानी 1। फिर 6c6 2/5 की डिग्री 6 3/5 की डिग्री 6 - 6 0। ठीक, अब देखें आप यहाँ पर 6c4 को आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा रफली मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। फैक्टोरियल 6 को आप लग सकते हैं 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 तक मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये फैक्टोरियल 4 और 6 - 4 फैक्टोरियल 2 सॉल्व करते आता है ना, फैक्टोरियल n/n - r और फैक्टोरियल r। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 1 जार 2 2 3 जार 6 5 3 जार 15। ये आ गया अपना 15 इंटू ये कितना है 3 3 जार, या फिर अभी रहने दीजिए। और एक काम और कर सकते हैं, देखो ये जो 2/5 है इसकी डिग्री यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ से 3/5 तो खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी जगह से 2/5 की डिग्री 4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, सबसे कम ले सकते हैं अपन कॉमन। तो यही करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन ने सभी जगह से 2/5 की डिग्री 4 कॉमन ले लिया। 6c4 को सॉल्व किया तो ये आ गया अपना 15 और 3/5 की डिग्री 2 भी सॉल्व करो तो 3 3 जार 9 5 5 जार 25 प्लस 6c5 को सॉल्व करिए तो फैक्टोरियल 6 यानी 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 6 - 5 1, तो ये कैंसिल, ये आ गया 6। तो ये आ गया अपना 6 और 3/5 एज इट इज। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं। तो 6c6 1 3/5 की डिग्री 0 1, तो ये दोनों 1 हो गए। यहाँ पर अपने पास 2/5 भी बचेगा, 1 मिनट प्लस लगे तो ब्रैकेट लगा लो बेटर। तो ये 1 यहाँ पर बचेगा 2/5 की डिग्री 2। ठीक, चलो अब देखो, ठीक है ना, यहाँ पर 2/5 की डिग्री जो 4 कॉमन निकला है तो एक 2/5 बचेगा, यहाँ पर 2/5 की डिग्री 2 बचेगा, 4 कॉमन है, ये 1। अब इनको सॉल्व कर लो। तो ये लिखा अपन ने 2/5 की डिग्री 4, इनको सॉल्व करते हैं अपन। तो आप एक चीज़ देखें, ये 25 है डिनोमिनेटर में, ये भी 5 5 25 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में सबके आ गया 25। अब न्यूमिनेटर की बात करते हैं। 15 × 9 135 प्लस 6 3 जार 18 18 2 जार 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपका 175/25। ठीक, और 25 से 175 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम में।
तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2/5 की डिग्री 4। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। तो मेन काम यहाँ पर क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि यहाँ पर y से रिलेटेड y की वैल्यू के लिए हमको बोला गया था, लेकिन सीधी सी बात है कि जो हम सक्सेस लेकर चलेंगे उसी की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पर इसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सक्सेस जो लिया है उसी से रिलेटेड हमने सारी चीजें फाइंड करके रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका अभी सेकंड पार्ट हुआ है, अभी इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। तो अब यहाँ पर हमने लिया है इसका थर्ड पार्ट, ये सारी चीजें वही अपने सेम है। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, एटलीस्ट वन बॉल बेयर वाई मार्क, मतलब कि कम से कम एक बॉल पर वाई मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रायल कितने हैं आपके 6, और उसमें बोला गया कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 6। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका वाई है, ठीक है, यानी फेलियर जो है वो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम से कम एक, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, बात समझ, और 6 भी हो सकता है, सॉरी। ठीक है, 6 बॉल हैं, उसमें से कम एक बॉल पे वाई मार्क होना चाहिए। तो कम से कम एक बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं 6। ठीक है, तो इसके ही हिसाब से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं कि x मार्क्ड बॉल कितनी हो सकती हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि अगर 6 ट्रायल में से किसी एक बॉल पे, 6 बॉल में से अगर एक बॉल पे y है तो बची हुई 5 पे x बना होगा, 2 पे अगर y है तो 4 पर अपना x बना होगा। अगर 3 बॉल ऐसी हैं जिन पे y बना हुआ है तो 3 बॉल ऐसी होंगी जिन पे x बना हुआ होगा। यानी टोटल देखा जाए तो ट्रायल कितने अपने 6, तो 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6 और 6 + 0 6। ठीक, यानी अगर पूरी 6 की 6 बॉल पे y बना हुआ है तो x तो किसी पर भी नहीं बना होगा, किसी पर भी नहीं मतलब 0 पर। तो ये अपना फेलियर है, सॉरी सक्सेस है ये। लेकिन नंबर ऑफ सक्सेस हमने लिया है z को, तो x की इन वैल्यू के लिए अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, सबसे ज्यादा 5 और बाकी 5 से सभी छोटे, देख रहे हैं आप। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए इसको अपन लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0, समझ में आ रही बात भाई, 0 1 2 3 4 5, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी सारी जगह फॉर्मूला लगाएंगे, उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं कि 0 से लेके 5 तक तो यहाँ पर 6 अकेला नहीं है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 6 माइनस कर दो, आपका काम बन जाएगा, जैसा अभी तक अपन करते आए, कई सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6c6, 2/5 की डिग्री 6 और 3/5 की डिग्री 6 - 6 0। तो ये देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो ये आ गई 1 माइनस 2/5 की डिग्री 6, लीजिए। तो ये इस तरीके से थर्ड पार्ट हो गया। अब अपन करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट फोर्थ करते हैं अपन। तो यहां पर बोला जा रहा है नंबर ऑफ बॉल्स विद x मार्क एंड y मार्क आर इक्वल, मतलब कि x की वैल्यू भी 3 रहेगी, y की वैल्यू भी 3 रहेगी, क्योंकि टोटल बॉल हम कितनी निकाल रहे हैं 6 निकाल रहे हैं। 6 बॉल में से 3 x मार्क की रहेंगी, 3 y मार्क की रहेंगी। अगर यहाँ पर इक्वल बोला गया है तो बस बात ही खत्म हो गई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 3 की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूला अपना वही है 6c3, 2/5 की डिग्री 3, 3/5 की डिग्री 6 - 3 3। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 को अपन लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 6 - 3 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, तो इस 3 से ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 3 2 जार 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। इसको लिखते हैं अपन 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 इंटू 27/125। क्या बचा, 5 4 जार 20 इंटू 8 इंटू 27 अपॉन, लीजिए
तो ये तो बड़ा ही आसान सा था, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमारी 13 चैप्टर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी उसके 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।